हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था ओम का नियम और उसका सत्यापन, और जो प्रतिरोध होता है, ओम के नियम में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है कि मैंने बताया था। प्रतिरोध की निर्भरता, ये इतना मैंने कल आपको बताया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है उसके बाद, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप, बस नीचे लिख दे रहे हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, नीट वगैरह में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी। ये प्रतिरोध ताप गुणांक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको अच्छे से समझेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक होता क्या है देखो, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में आपने एक चैप्टर ताप वाला पढ़ा होगा, ताप और ऊष्मा। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेखीय प्रसार गुणांक, और उस रेखीय प्रसार गुणांक में एक सूत्र आता है L इज इक्वल टू L नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, जहाँ पे L लंबाई है, T टेम्परेचर पर लंबाई, ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर चालक तार की लंबाई। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में ताप वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसी फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चूँकि एक फार्मूला हम यहाँ बनाएंगे प्रतिरोध के लिए, और फार्मूला है R इज इक्वल टू R नॉट। भाई यहाँ L था, हम प्रतिरोध के लिए बनाए, R हो जाएगा, यहाँ L नॉट था, यहाँ हम R नॉट हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा टी। ये फार्मूला हम जानते हैं फर्स्ट ईयर से। क्लियर है? मैं बता दूं जहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी यूनिट क्या है। जहाँ पे R क्या है टी टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध, और R नॉट क्या है 0 डिग्री टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध। आप ये कह सकते हैं कि ये किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है, और ये जो है T टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध है। यानी ये अंतिम प्रतिरोध है और ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। जहां अल्फा क्या है, अल्फा ही ताप गुणांक है, और जो T है वो ताप है। ये इसका जो मैंने यूनिट्स है जो बताया है, मैं इसके क्या होते हैं मैंने बता दिया। अब आप देखें, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए। तो ये आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू, वैसे इसको आप अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो तो RT भी लिख सकता है, यानी T टेम्परेचर पर प्रतिरोध। वैसे R ही लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। R इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R नॉट बन जाए R नॉट, प्लस R नॉट इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा R नॉट अल्फा टी। हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब आपको करना क्या है, देखो R नॉट अल्फा टी को अगर हम ऐसे रोक लें तो ये R नॉट इधर चला आएगा, तो ये R है पहले से, और ये R नॉट इधर आएगा तो माइनस R नॉट हो जाएगा। यहाँ से आपको अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा निकालना है, तो अल्फा को रोक लीजिए, R नॉट अपॉन में आ जाएगा, R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट टी, ये अपॉन में आ जाएगा, और यही ताप प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए कितना आसान, बस ये याद होना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर के फार्मूले, इस फार्मूले से रेखीय प्रसार गुणांक से आपका आता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से अगर इसकी परिभाषा लिखनी जाए कि भाई प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आपको एक काम ये करना होगा कि आपको अच्छा, ये एक ब्रैकेट में रखिए क्योंकि ये एक ही साथ में है।
अलग अलग मत समझिएगा कि आर अलग है आर नॉट अलग है। देखिए जैसे मैंने कहा 8 5, मैंने कहा ये 5 है और मैंने कहा ये 8 माइनस 5 है, तो ये 5 सेम नहीं, ये माइनस होगा पहले यानी ये 3 है और ये अलग 5 है और ये माइनस होके 3। इसी तरह ये आर नॉट और ये नॉट अलग अलग है, ये आर नॉट है केवल, और ये आर में से यानी अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर रहे हैं तब वो है, यानी ये आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध में वृद्धि, कितनी वृद्धि हो रही है ये समझ में आ रहा है ना कि 5 और 8 माइनस 5 दोनों में डिफरेंस है। उसी तरह आर नॉट आर माइनस आर नॉट में दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं इसका डिफिनीशन बताऊं आपको तो क्या होगा, तो आप यहां से आपको मानना पड़ेगा यदि आर नॉट को 1 ओम मान लिया जाए और जो नीचे वाले और जो टी है टेम्परेचर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया जाए, तो आप देखो फार्मूला क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, और यही ताप प्रतिरोध ताप गुणांक का परिभाषा भी यहीं से बना देंगे और यही फार्मूला भी हो जाएगा। ऐसे भी फार्मूला इसका लिख सकते हैं। तो अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, यहीं से परिभाषा बोलना, आपको रटना नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स कभी रट के याद नहीं हो सकती, आप आज रटेंगे अभी आधे घंटे बाद भूल जाएंगे, मगर अगर आप यहाँ से समझ लेंगे तो जब भी आप इसको देखेंगे तुरंत आप परिभाषा बोल देंगे। कैसे परिभाषा बोलेंगे, ध्यान से देखें। ये क्या है, आर नॉट अभी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध, 0 डिग्री टेम्परेचर पर किसी चालक तार का प्रतिरोध, और टी क्या है, 1 टी ताप है और उसको माना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ध्यान से सुने, यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे कि 0 डिग्री ताप पर 0 डिग्री ताप पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार, फिर से सुने, ध्यान से सुनेंगे, 0 डिग्री, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बोलने में परिभाषा, इसमें ध्यान से सुने। 0 डिग्री ताप पर, ये आर नॉट मतलब 0 डिग्री ताप, 0 डिग्री ताप पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का ताप यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, ये क्या है, आर माइनस आर नॉट, ये प्रतिरोध में वृद्धि है, प्रतिरोध में वृद्धि। भाई आप अंतिम से प्रारंभिक माइनस हो रहा है तो हमको माइनस करके पता चल जाएगा ना कि हम कितना वृद्धि हुआ उसमें। पहले शुरुआत में 0, फिर मैं थोड़ी दूर चला गया तो 0 से जो लास्ट अंतिम वेग है उससे माइनस करेंगे तो कितना वेग में अंतर हुआ पता चल जाएगा। उसी तरह ये प्रारंभिक अंतिम में माइनस करेंगे तो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हुई पता चल जाएगी। तो ये पूरी जो है यूनिट आर माइनस आर नॉट, ये प्रतिरोध में वृद्धि है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, परिभाषा ध्यान से देखेंगे कि 0 डिग्री ताप पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के ताप को यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है बात? देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको बोलना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पास करके पीछे करके आप उसको सुन के और याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ये हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक मिनट, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए, नीट के लिए, सबके लिए, जेई नीट सब में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स लॉ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिए और पहला नियम जो है आपका उसको बोलते हैं संधि का नियम।
संधि का नियम। इंग्लिश में इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं या जंक्शन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये अगर पूछा जाएगा फर्स्ट लॉ तो 1 या 2 नंबर में इसको पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में। बाकी इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो संधि क्या है पहले ये जानेंगे। जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ में जंक्शन होता क्या है। तो आप कभी ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो कहीं स्टेशनों पे लिखा मिलेगा आपको कि फला जंक्शन, रेलवे जंक्शन। तो उस जंक्शन का मतलब क्या है। नॉर्मल स्टेशन सब पे नहीं मिलेगा, कोई कोई स्टेशन पे। तो ऐसा क्यों है कि किसी किसी स्टेशन पे जंक्शन मिलता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्टेशन जहाँ पर कई ट्रेनें आती हैं और कई दिशाओं में जाती हैं, एक ही स्टेशन से कई दिशाओं में जहाँ ट्रेन जाती हैं उसको बोलते हैं जंक्शन, इसीलिए उसको रेलवे जंक्शन बोला जाता है। जंक्शन का मतलब एक ऐसा बिंदु जहाँ से कई जो है ट्रेनें जाती हैं, एक ऐसा स्टेशन जहाँ से कई दिशाओं में ट्रेनें जाती है, उसको जंक्शन कहा जाता है। इसमें जंक्शन का क्या मतलब है, सेम वैसे ही ऐसा बिंदु, जिस बिंदु से या ऐसा संधि जिस संधि से कई धाराएं, उस संधि पे कई धाराएं मिल रही हों और वहाँ से जा भी रही हों, कुछ धाराएं उस संधि पे आ रही हों, कुछ धाराएं उस संधि से दूर जा रही हों, उसी को बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको भी संधि कहा गया। तो संधि का नियम क्या बताया किरचॉफ ने, कहा कि सपोज ये कोई संधि है, ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पे बहुत सी धाराएं, कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं इस तरह से जा रही हैं, ऐसे इस टाइप से। सपोज एक धारा ये है I1, ये आ रही है, सपोज I2 भी आ रही है, सपोज I3 दूर जा रही है, फिर I3 ये भी, I4 ये भी मान लीजिए अंदर जा रही है, और I5 ये सपोज दूर जा रही है। अब इस पे देखिए कई धाराएं यहाँ से आ भी रही हैं संधि पे और कई धाराएं संधि से दूर भी जा रही हैं, इसीलिए इसको जंक्शन बोला गया, जंक्शन लॉ, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कई धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। तो किरचॉफ ने बताया कि कुछ इस तरह से अगर सिचुएशन हो तो किरचॉफ ने अपना प्रथम नियम दिया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है या शून्य होता है। अच्छा, बीजगणितीय योग और बीजगणितीय योग में अंतर है। बीजगणितीय योग का मतलब वहां प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जबकि योग में सिर्फ प्लस होता है। बीजगणितीय योग का मतलब बीजगणित में प्लस भी हो सकता है, वहां पे माइनस भी हो सकता है। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, कौन प्लस होगा कौन माइनस, पे ध्यान से देखिए। जो धारा संधि की ओर आ रही है, ये संधि है, जो धारा संधि की ओर आ रही है वो लेंगे प्लस में, और जो धारा संधि से दूर जा रही है वो होगा माइनस में। क्लियर है बात। तो यहां पर किरचॉफ ने कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे, ये देखिए I1, I2, I3, I4 एंड I5 इज इक्वल टू 0। अब साइन देखो लो, I1 प्लस में है, ऑलरेडी इसके आगे प्लस है, I2 भी प्लस में है, इसके आगे प्लस, I3 दूर जा रही है संधि से तो ये माइनस, I4 संधि की ओर आ रही है तो ये प्लस, I5 संधि से दूर जा रहा है तो ये माइनस, और ये इज इक्वल टू 0। यही है किरचॉफ के संधि का नियम, पहला नियम जिसको बोलते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख, क्या बोलेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, या प्लस वालों को रोक लो, I1 प्लस I2 प्लस I4, माइनस वालों को उधर लेके जाओ, माइनस I3 उधर गया तो प्लस I3, माइनस I5 उधर जाएगा प्लस I5, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ परिभाषा क्या होगी, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीज योग, अब यहाँ बीजगणितीय योग नहीं सिर्फ योग है, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली या उस संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये भी लिख सकते हैं, यानी आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। ये दोनों परिभाषाएं आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। क्लियर है। ये है किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि का नियम। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। सपोज इस तरह से एक बिंदु पे कुछ इस तरह से धाराएं आ रही हैं, एक है मान लीजिए I1, ये 3 एम्पियर है, इसमें धारा 3 एम्पियर है, इसमें 4 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, और इस तरह से ये 2 एम्पियर, सॉरी
एक जिसको फाइंड करना है, सपोज ये इसको फाइंड करना है, ये I1 I2 I3 I4 और इसमें कौन सी धारा है ये बतानी कि इसमें धारा क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी। तो आप सीधे सीधे इस नियम से लगा देंगे, संधि का नियम, सूत्र लिख लेंगे, फार्मूला, और उसके बाद क्या होगा, आने वाली कुल धारा, तो आने वाली धारा कौन सी है, 3 ओम ये आ रही है, और कौन सी 5 ओम, तो ये सब प्लस में रहेंगे, 5 ओम प्लस, और कौन सी आ रही है, बस 2 धारा केवल आ रही है, ये और ये, बाकी सब जा रही है, तो बराबर। अब जो जाने वाली धाराएं हैं उनका योग, तो 4 ओम प्लस और कौन जा रही है 6 ओम, और कौन जा रही है, और ये आई। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 5 3 8 और ये बराबर हो जाएगा 6 4 10 और प्लस आई, 10 को इधर लेके आएंगे, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू आई, माइनस कर लेंगे तो आई इज इक्वल टू -2 एम्पियर। अब देखो माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये संधि से दूर जाएगा और जो उसका मान होगा वो 2 एम्पियर होगा। ठीक है ना, क्लियर, ओके। इस तरह से क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। देखिए इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद दूसरा नियम जिसको हम बोलते हैं बंद जाल का नियम या मेश रूल इंग्लिश में बोला जाता है। एक मिनट, चलिए सेकंड है बंद जाल का नियम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेश रूल या मेश लॉ। बंद जाल क्या है, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा जो मछली वाला जाल होता है इस टाइप से, इसमें का एक पोर्शन ये बंद जाल है, देखिए पूरी तरीके से बंद, इसको बंद जाल बोलते हैं, ठीक है ना, मेश बोलते हैं। एक मेश होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, वो मेश नहीं, ये दूसरा मेश है। तो बंद जाल का नियम दूसरा लॉ क्या है ये बता दिया। दोनों ये जो नियम है किरचॉफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आप देखो इन्होंने बताया, किरचॉफ ने इस तरह से ये सेल है E1 E2, ये प्रतिरोध है R1 R2, ये प्रतिरोध है R3। अब देखिए इसमें E1 से जो धारा आ रही है वो I1, E2 से जो धारा आ रही है I2, और ये दोनों जब इस पॉइंट ये वाली भी धारा ये वाली धारा जब इसमें आएगी तो दोनों जुड़ जाएंगी I1 प्लस I2। क्लियर है बात, देखिए बहुत आसान है। इस सेल से I1 धारा इसमें आ रही है, इससे I2 धारा इसमें आ रही है, और दोनों जब इस पॉइंट पे ये इधर से आई ये इधर से आई, दोनों यहाँ पे मिल गई और I1 प्लस I2 यानी R3 में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 प्लस I2 हो रही है। क्लियर है बात। अब देखें, अब इसको नाम अगर हम दे दें A B C D E F, तो इसमें 2 बंद जाल है। आप देखो तो एक बंद जाल A B C D A, दूसरा बंद जाल है D C F E D, ये 2 बंद जाल है। बंद जाल, अच्छा एक बात ध्यान है, बहुत से बच्चे A B C D लिख दे रहे हैं, तो A B B C C D, अब ये तो खुला रहेगा तो बंद जाल नहीं होगा, D से फिर A बोलेंगे, A B C D A, तब बंद जाल होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का, कि बंद जाल A B C D A में, बंद जाल A B C D A में। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि क्या बताया उन्होंने किरचॉफ ने, तो कहा कि किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। अच्छा मैं पहले लिख दूं तब आसानी से समझ में आएगा। I1 R1 I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E1 E2। मतलब क्या, यहाँ प्लस माइनस इसलिए अभी नहीं लगाया कि बीजगणितीय योग बोलेंगे वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे, किरचॉफ के अनुसार, किरचॉफ के बंद जाल नियम
से या बंद जाल ABCDA में ऐसे बोले, बंद जाल, किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा, किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध दो का गुणनफल, देखिए इसके बीच में गुणनफल है, धारा प्रवाहित हुई I1 और I1 के संगत प्रतिरोध R1 है, I2 के संगत प्रतिरोध R2 है। तो किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेल का विद्युत वाहक बल E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना। E1 E2 सेलों के विद्युत वाहक बल है। यहां से देखिए, यहां से याद करिए, अगर आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा, समझिए। देखिए, प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये देखो ये दोनों प्रवाहित धारा है और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल हो रहा है, और यहाँ पे बीजगणितीय योग होगा प्लस या माइनस, उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब देखिए साइन कैसे लेंगे। तो अब देखो, यदि आप इस बंद जाल में किसी भी बिंदु से चलना प्रारंभ करें और चलने के बाद अगर धारा की दिशा और आपकी दिशा सेम है तो वो प्लस में होगा। यदि धारा की दिशा के विपरीत आपकी दिशा है तो वो माइनस में होगा। जैसे सपोज मैं इस बिंदु से चलना शुरू करूं, तो यहां से चलना शुरू किया तो धारा भी देखो ऐसे जा रही है और आप जा भी ऐसे रहे, यानी ये प्लस में रहेगा और ऑलरेडी इसके आगे प्लस का साइन है। फिर आप ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, फिर ऐसे जाएंगे तो ये धारा ऐसे आ रही है, आप ऐसे जा रहे तो ये माइनस में। क्लियर है बात? यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में। इसी तरह विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, तो अब विद्युत वाहक बल में कैसे लेंगे? कहा कि कहीं से भी चलना स्टार्ट करो और जब सेल के पास पहुंचो और सेल में ऋण से धन की ओर अगर आप जा रहे हैं तो ऋण से धन तो धन लेंगे और धन से ऋण तो ऋण लेंगे। क्लियर है बात? यदि आप धन से अब चलना प्रारंभ किए और बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं तो प्लस में लेंगे, ऋण से धन तो धन और धन से ऋण तो ऋण लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर फिर यहीं से चलना प्रारंभ कर दें, वैसे ये बात नहीं, यहीं से आप कहीं से भी ले सकते तो आएगा वही जो लिखा हुआ है। यहां से जब चलना शुरू किया, ऋण से धन में गए तो E1 प्लस में, आगे प्लस है ऑलरेडी, ठीक। यहां से आए फिर ऐसे गए, ये धन से ऋण में तो ये ऋण लेंगे। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम यानी संधि का नियम है। क्या? अब फिर से एक बार सुन ले। किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी बंद जाल का नियम। अब एक बंद जाल और है, उसमें भी देख लें। बंद जाल, इसका नाम क्या देंगे? DCFED, DCFED में, इसमें भी वही फार्मूला, प्रवाहित धारा। तो इसमें देखो बंद जाल, ये इसमें ये बंद जाल है, इसमें ये बंद जाल है। बंद जाल में प्रवाहित धारा यानी I2 और उसके संगत प्रतिरोध R2, R3 और उसके संगत जो धारा है I1 प्लस I2, ब्रैकेट में लिखिए इसको, I1 प्लस I2 और उसके संगत प्रतिरोध है R3 और वो इज इक्वल टू, इसमें एक ही सेल टोटल मिला के E2 आ रहा है तो केवल E2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चिन्ह की बात करें तो यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो धारा की दिशा में है तो ये प्लस में, इधर जब आएंगे तो ये भी देखो धारा की दिशा में ही है, आप ऐसे आना शुरू करेंगे ये भी प्लस में रहेगा तो ये भी प्लस। अब सेल की बात करें तो अकेला है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो ये दो नियम आपके किरचॉफ के हो गए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ के दोनों नियम हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। क्लियर है बात? इसमें देख ले, कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, कोई बात ना समझ में आई हो तो उसको कमेंट में कर सकता है। अच्छा हाँ, और मैंने अभी तक आप लोगों से एक बात नहीं कही है कि आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि मेरे पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।